फोर्सेस में अगर हम बात करें तो न्यूटन्स लॉ है। तो न्यूटन्स लॉ की कोई इतनी खास डिटेल हमें चाहिए नहीं होती फिलहाल। ना वो उसकी डेफिनेशन आप पूछते, डेफिनेशन अगर पूछ भी लेंगे तो वो नोट्स में आपको ऑलरेडी शेयर कर दूंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको बता देता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिक ये था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा, या अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर आकर एक्ट ना करे। ठीक है। जैसे अगर फुटबॉल अगर ग्राउंड पर रेस्ट स्टेट में है, तो जब तक कोई उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो तब तक वो वहां से मूव नहीं करेगी। इसी तरह से जब तक कार है अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, और अगर उस पर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते तो जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूव करती रहेगी। ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्सटर्नल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है। एक बात हो गई। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ पे फिर जाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ में आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है F=ma। ये हमारे पास कैलकुलेशन में बहुत जगह यूज होता है। इससे हमें ये पता चलता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जितनी एक्सेलरेशन उतनी फोर्स, या जितनी फोर्स अप्लाई करोगे आप बॉडी पर उतनी आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है। ये न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा। और इसमें फोर्स है वो सिर्फ एक फोर्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक फोर्स की बात हो। इसे हम रिजल्टेंट फोर्स भी कंसिडर करते हैं, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है। तो अगर सारी फोर्सेस जितनी भी एक्ट कर रही थी, जैसे हमने लास्ट टाइम रिजल्टेंट फोर्स की देखी थी एग्जांपल्स पैरेलल फोर्सेस की, जैसे फॉरवर्ड इंजन की फोर्स है, फिर फ्रिक्शन की फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, इन सबको मिलाकर एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। फिर उसमें हम F=ma अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्लस ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। फिर थर्ड लॉ पे आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ था कि एक्शन रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट। उसको इस तरह से आप याद रखना कि अगर बॉडी बी पर कोई फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, तो बॉडी ए पर सेम फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है। जैसे अगर आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, एक सरफेस की तरफ, बॉल हिट करेगी सरफेस को, तो सरफेस भले रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन जितनी फोर्स बॉल ने उस सरफेस पर लगाई होगी सरफेस भी उतनी ही फोर्स बॉल पर अप्लाई करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है। अब ये आपको पता कैसे चलता है? जैसे अगर आप किसी चीज से कोलाइड करते हो, आप जा रहे थे, ठीक है, आप गलती से किसी से टकरा गए, तो उसमें जो वो आपको इम्पैक्ट फील होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि सामने से भी फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो हमें इतना क्लियर नहीं होता। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये होता है कि आप उसको मतलब ऐसे देख कर तो एग्जैक्टली नहीं बता। जब जैसे वॉल की एग्जांपल है, वॉल फिक्स होती है, रिजिड होती है, लेकिन अगर आप उसके साथ भी सपोर्ट लेकर खड़े होते हो तो आपकी तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो वॉल पर होती है, और वॉल भी आपको सेम ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तभी हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट स्टेट में होती है, वरना जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसमें एक्सेलरेशन होनी चाहिए F=ma के हिसाब से। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो अगर आपने फोर्स अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन भी वहाँ होनी चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही होती जब हम वॉल के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो वॉल की तरफ से भी हमें मिल रही होती है। ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा बस। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में होगा ये कि आपके पास जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है इसमें जो फोर्स की टाइप होगी, ठीक है, अब जैसे हमने बहुत सारी टाइप डिस्कस की थी, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, तो उसमें से जो फोर्स की टाइप होगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है।
सेम टाइप ऑफ फोर्सेस। दूसरा ये कि दो बॉडीज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बॉडी पर दो फोर्सेस को काउंट करके कहो कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वो गलत हो जाएगा। दो बॉडीज होनी चाहिए। और दूसरी बात, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें फोर्सेस जो है वो इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अक्सर जगह पर हम जल्दी में क्या करते हैं मिस्टेक, हम ये नहीं देखते कि दो बॉडीज थी या नहीं थी और सेम टाइप की फोर्स थी या नहीं थी, तो हम उसमें वहां पर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। तो खैर क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि इसके क्वेश्चंस, क्योंकि इतने ज्यादा कोई डिटेल नहीं आते कि बहुत ज्यादा मार्क्स के हों। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ के बाद हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम मेजर टॉपिक्स की बात करें तो मास वेट डेंसिटी एक टॉपिक आएगा इसमें, लेकिन वो शॉर्ट है, वो इजी है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम इसमें पहले एक प्रेशर का टॉपिक ऐड कर लेते हैं और एक मोमेंटम का टॉपिक भी आएगा। तो पहले बल्कि मोमेंटम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मोमेंटम को सिंपल वर्ड्स में अगर आप डिस्क्राइब करो, ठीक है, तो मोमेंटम का जो पर्पस होता है, मोमेंटम का पर्पस ये होता है कि क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। ठीक है। मतलब अगर आपने मोशन को काउंट करना हो तो उस मोशन की जो वैल्यू है उसे काउंट करने को हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है। तो मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे हम, ये हमने समझने के लिए सिंपल वर्ड्स में लिखा है, क्योंकि आप जैसे नॉर्मली स्पोर्ट्स में ऑब्जर्व करते हो कि कमेंट्री में वो वर्ड मोमेंटम काफी बार यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे बॉडी का मास वेलोसिटी दोनों चीजें होती हैं। तो मोमेंटम की डेफिनेशन भी यही होती है, प्रोडक्ट ऑफ एंड वेलोसिटी। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके हम मोमेंटम का वर्ड देते हैं। मोमेंटम के लिए पी का सिंबल यूज करें, एम वी इसकी इक्वेशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ की जाती है। बाकी जगह पर तो जैसे हम वेलोसिटी वगैरह में डायरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इतना हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आती। मतलब 10 में से कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन को बेस कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आपके पास मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको जो है वो डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो एक्चुअल आंसर है उसमें फर्क नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपने कंसिडर नहीं की होगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी अभी हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कैसे करना होता है इसमें, और वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है क्या।
अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसका जो यूनिट है वो भी लिख लेते हैं। यूनिट भी आसान होगा, केजी मीटर पर सेकंड, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। अच्छा, डायरेक्शन में ये होगा कि जब आपके पास चेंज इन मोमेंटम की बात होती है, फॉर एग्जांपल चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा इस तरह से, तो v का सिंबल जो है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए, u का सिंबल इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और इसमें से अगर आप मास को कॉमन लेते हो तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है, अब फॉर एग्जांपल एक बॉल की जैसे एग्जांपल ले रहे थे हम कि बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसे बैट, ये रैकेट या बेसबॉल से हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो ऑपोजिट चली जाएगी। तो पहले अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे थे तो उसके बाद वाली नेगेटिव लेंगे, या पहले वाली अगर नेगेटिव ले रहे थे तो उसको बाद वाली पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट गई हैं। ठीक है। तो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और ऐड करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अभी जैसे हमने बैट और जैसे टेनिस की आप एग्जांपल ले लो, बैडमिंटन, क्रिकेट, बेसबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले लो जिसमें हिट किया जाता है बॉल या शटल या किसी भी चीज को, इस तरह की गोल्फ की एग्जांपल ले लें। तो उसमें क्या होता है कि जब आप हिट करते हो तो हिट करते वक्त बहुत ही मतलब माइनर सा टाइम इंटरवल होता है कि जिसमें रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब हम स्लो मोशन में देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ आता है कि एग्जैक्टली बॉल हिट कहाँ हुई है, ठीक है, मोशन कैसी थी। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल उसमें ऑब्जर्व करो तो उसमें बहुत ही मतलब क्विक ये काम होता है, मतलब विद इन अ सेकेंड हो जाता है कि आपने हिट किया और बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई और वो किसी और डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो शॉर्ट टाइम में फोर्स अप्लाई की है हमने ऑब्जेक्ट पर, तो ये शॉर्ट टाइम में फोर्स अप्लाई करने को इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा इम्पल्स का। अच्छा, इम्पल्स से पहले मोमेंटम में एक चीज और है, जैसे वेलोसिटी तो चेंज हो रही थी, हमने उसकी बात की। अगर मास की बात की जाए कि मास तो सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मास का चेंज एक तरह से पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कार की एग्जांपल ली जाए तो कार मूव कर रही है, उसमें फ्यूल था, 10 लीटर फ्यूल था। आपने काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद देखा कि उस 10 में से अब 5 जो लीटर है वो फ्यूल रह गया। तो ओवरऑल अगर आप मास देखोगे कार का और फ्यूल का कंबाइन, तो उसमें से हाफ मास जो है वो फ्यूल का वो कम हो चुका है। तो इस फॉर्म में मास भी डिक्रीज होता है। रॉकेट की एग्जांपल आप ले लो, रॉकेट में इतना कंबशन होता है स्टार्ट में, तो उसमें ऑटोमेटिकली इतना मास जो है वो उसका कम हो चुका होता है। तो इस तरह से मास में भी चेंज हो सकता है। ठीक है। और इम्पल्स की हम बात कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट ऑफ इन विच इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब दोबारा से वही बात आ जाएगी फिर से जो हम इतनी देर से डिस्कस करें कि जब बॉल फॉरवर्ड जा रही थी, फिर उसके बाद वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि उसे जाहिर सी बात है हिट किया होगा किसी ऑब्जेक्ट ने, या वो किसी सरफेस से बाउंस बैक करके आ रही है, दोनों में से कुछ भी काम हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस में होगा ये कि पहले इनिशियल स्पीड थी, फिर फाइनल हो जाएगी।
ठीक है, तो इनिशियल को लेट सपोज अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसे एक्सिस होता है ना, राइट साइड वाले एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड एक्सिस को नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये डायरेक्शन जब चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है, अभी हमने ऊपर बात की थी कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो इम्पल्स को एक और तरीके से बताया जा सकता है, इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इम्पल्स के बारे में हम एक और बात ये लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन मोमेंटम, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करते हो, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद दोनों की लेफ्ट साइड पे इम्पल्स लिखा हुआ है। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो उनकी दोनों की लेफ्ट साइड तो सेम है। तो कंपैरिजन में जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो वो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरह से, एफ टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। ठीक है, तो ये आपके पास वर्किंग हो जाएगी, और इसमें आपने रिलेट भी कर लिया इसे। और फाइनल एक चीज और इसमें से हम ड्राइव कर सकते हैं, वो ये कि आपको फोर्स की एक और डेफिनेशन मिल जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि ये जो इक्वेशन थी, एफ टी इक्वल्स टू मोमेंटम, तो वो इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो सकती है। ये आपको एक और डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फोर्स को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉल्ड फोर्स। तो अगर आपसे वो फोर्स की डेफिनेशन पूछें, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि ये कैसे होता है। पहले हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि पहले हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं थी। अब आपने ये पढ़ लिया, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसके बाद अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन से आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसके एमसीक्यूज पहले देखेंगे। एमसीक्यूज में आपको जो वेक्टर क्वांटिटी और इम्पल्स वाली बात है, वो दोनों क्लियर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद इसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक भी है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पूरा आपके पास कवर हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर एक वर्कशीट है। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्कशीट है, और इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं कि किस तरह से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये पास पेपर्स के ही हैं, कंपाइल किए हुए एक जगह पर। सो विच इक्वेशन फॉर इम्पल्स इज करेक्ट। तो इम्पल्स के लिए कौन सी इक्वेशन इसमें से करेक्ट होगी। अभी हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस मेंशन की हैं, और उन इक्वेशंस में से
आप अगर कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन सही है, बाकी सारी गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी नहीं किया। और एक और इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपने इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि कौन सी सही होगी। एक फोर्स एफ है जो कि एक्ट कर रही है बॉडी ऑफ मास एम पर फॉर टाइम टी। ड्यूरिंग दिस टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम यू टू वी विच इक्वेशन रिलेट्स। ये सारी क्वांटिटीज को आपने एक जगह रिलेट करना है। तो अभी हमने जिस तरह से देखा था एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, यानी एफ टी इस तरह से। तो इसमें से मास को कॉमन ले लेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी जैसे हमने यहाँ लिखा था। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसके मोमेंटम के और इम्पल्स के आप बाकी क्वेश्चंस अगर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है अ बॉल हैज अ मास ऑफ 2 kg। द बॉल अप्रोचेज अ वॉल एट a speed of 3 meter per second and rebounds at a speed of 1 meter per second. What is the impulse on the wall? तो इसमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो इम्पल्स कैलकुलेट करने में आपके पास जो वेलोसिटी और इसकी जो डायरेक्शंस हैं तो वो आपने कंसिडर करनी होगी। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर किसी भी साइड को पॉजिटिव ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर जो आएगा वो एक जैसे ही आएगा। ठीक है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हो, ठीक है, और आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो इम्पल्स का। इम्पल्स इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अच्छा, अब इसमें आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, अब डायरेक्शंस आपने अपनी मर्जी से लेनी है। मास गिवन है, मास केजी में गिवन है, तो आप 2 मास ले लोगे और फाइनल वेलोसिटी जैसे है ये नेगेटिव की तरफ आ रही है। ठीक है। और नेगेटिव के तरफ आने के बाद तो जो फाइनल वेलोसिटी है ये वाली। अच्छा, ये वाली इनिशियल है क्योंकि इसने आके हिट किया था, और ये वाली फाइनल है। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव में ले रहे हैं हम, और इनिशियल को नेगेटिव में ले रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी वॉल की तरफ आ रही है 3। अच्छा, ये तो फाइनल है ना वी, ये वैल्यू हो जाएगी 1।
माइनस। तो अब इसमें आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर मिलेगा 4, यानी 8 न्यूटन सेकंड। क्योंकि इम्पल्स में आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। इम्पल्स में भी जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, फोर्स इंटू टाइम, तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन सेकंड आ जाएगा। ठीक है। और न्यूटन सेकंड यहाँ पर ऑप्शन में भी कुछ जगह न्यूटन लिखा है, कुछ जगह न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन सेकंड वाला यूनिट आपने कंसिडर करना है। ठीक है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल आप साइन ऑपोजिट कंसिडर कर लेते, लेट्स सपोज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 2 इसे माइनस ले लेते और इसे प्लस ले लेते, तो तब भी रिजल्ट सेम आएगा। अब ये जो माइनस आएगा ना, सिर्फ ये माइनस आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इस माइनस का और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी डायरेक्शन अप्लाई करो, साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि बॉडी जो है, अभी जैसे डायग्राम में आपने बनाया कि लास्ट ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर पॉजिटिव में आया, यानी बॉडी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इसमें नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब है हम इसे जब नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव बताएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये तो आपके पास इम्पल्स और मोमेंटम के टॉपिक हो गए। ठीक है, इम्पल्स और मोमेंटम के टॉपिक के बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और है मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एक इसमें फाइनल टॉपिक है, और उसके बाद मोमेंटम का आपका पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके पास मोमेंटम भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एक अलग पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, और इसमें क्वेश्चंस भी मतलब थ्योरी में भी आपको डिटेल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज। सर मोमेंटम आज पूरा हो जाएगा, मतलब हमारा पूरा फोर्स और मोमेंटम साथ हो जाएंगे सर? हाँ, मोमेंटम अभी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना डिटेल है नहीं। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ। अच्छा, कहीं पर सर मोमेंटम के अलग से आते हैं या सिर्फ फोर्स के साथ ही आते हैं? नहीं, ये फोर्स के साथ ही होता है मोस्टली। मतलब एक पार्ट ऐसा होता है कि सिर्फ मोमेंटम के फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, अब इसके फॉर्मूला में खुद फोर्स आ रही है, तो जाहिर सी बात है फिर इसमें मोस्टली वो लिंक करके ही देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन में हम सोच रहे होंगे कि F इक्वल्स टू एम ए अप्लाई कर दें, लेकिन वो मोमेंटम से सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो वहां तक जब तक हमारा ध्यान जाता है, कभी नहीं भी जाता, हम F इक्वल्स टू एम ए में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो बेसिक है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये होता है, या इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो बॉडीज जो हैं वो कोलाइड करती हैं, जैसे स्नोकर गेम की आप एग्जांपल लो, उसमें हमने देखा होता है वीडियो गेम में भी कि सारी बॉल रेस्ट में होती है, सिर्फ वाइट बॉल मूव कर रही होती है। तो वाइट बॉल हिट करती है किसी कलर बॉल को, तो कलर बॉल भी मूव करना शुरू कर देती है। और वाइट बॉल की स्पीड पहले होती है हाई, मतलब वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रही होती है, लेकिन कोलिजन के बाद उसकी स्पीड हो जाती है लो। और जो दूसरी बॉडी रेस्ट में थी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि कंजर्वेशन होना, यानी मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और मोमेंटम का वर्ड अगेन मास इनटू वेलोसिटी, तो दोनों चीजों को हम कंबाइन देख रहे होते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इस तरह की एग्जांपल्स आती है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा होता है, तो उसमें दो बॉडीज का कोलिजन इंक्लूड होता है। अभी जैसे हम प्रीवियस देख रहे थे, उसमें एक ही बॉडी थी, मतलब बॉल थी, बॉल ने हिट किया, बॉल ही रिबाउंड हो गई। सही है। लेकिन आपके पास जैसे यहाँ पर दो बॉडीज की एग्जांपल हम ले रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि एक ने दूसरे को हिट किया और उनका फिर हमने मोमेंटम कंपेयर कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप डिफाइन इस तरह से करते हो
इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसमें टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में ये कंसिडर करें कि मतलब जो अभी हमने जैसे एग्जांपल ली, तो उसमें हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी तो फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम हम लिखते हैं कि मतलब अगर हम बात करें तो सिर्फ उन दो ऑब्जेक्ट्स की कर रहे होंगे, उसके अलावा कुछ तीसरा उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे होते हम। तो अगर एक बॉडी जैसे दूसरे की तरह मूव कर रही थी, फॉर एग्जांपल वाइट बॉल मूव करके जा रही थी दूसरी बॉल की तरफ, इसका मास जो है वो m1 लेट सपोज, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, और एक कलर बॉल रखी है और इसने कलर बॉल को जाकर हिट किया। अच्छा, कलर बॉल का मास हम m2 कंसिडर कर लेते हैं और इसकी वेलोसिटी लेट सपोज ये रेस्ट में है। ठीक है, अब ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो कोलिशन के बाद होगा क्या, ये कोलिशन हो जाएगा यहाँ पे दोनों का। ठीक है, और कोलिशन के बाद अब दोनों बॉडीज मूव कर रही होंगी, पहले एक कर रही थी अब दोनों मूव कर रही होंगी। मास और वेलोसिटी वही रहेगी सेम। और ये फाइनल आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट में ये जो यू लिखा है हमने, यू लिखने का मतलब ये था इनिशियल, तो ये बिफोर कोलिजन है। ठीक है, कोलिजन यहाँ बीच में हुआ है, उससे पहले वाली स्टेट और उसके बाद वाली स्टेट। तो बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें, तो बिफोर कोलिजन दो बॉडीज का मोमेंटम कंबाइन करेंगे, तो बिफोर कोलिजन कंबाइन करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा m1u1 m2u2। ठीक है, ये एक बॉडी का मोमेंटम मतलब एक पूरा मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें, m2v2। और फिर जब आप इन्हें कंबाइन कर लोगे तो कंबाइन होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा m1u1 प्लस m2v2, सॉरी m2u2, ये बिफोर कोलिजन आ गया, इक्वल्स टू। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। और इसका क्वेश्चन भी आपको जो है वो इसी तरह से दिया जाता है। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज में आप देखोगे तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन।
तो ये आपके पास इसकी वर्किंग होती है और इसे हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस में। तो जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वर्किंग इसी तरह से होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स उसी तरह से गिवन है। एक बॉडी का मास गिवन है 0.16 kg और मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड of 0.5 मीटर पर सेकेंड, अ सेकेंड बॉल ऑफ मास 0.1 kg, एंड ये स्टेशनरी है। द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकेंड बॉल, द सेकेंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल? तो इसमें अगर आप मार्किंग कर लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे इसे ऑब्जेक्ट 1 कंसिडर कर लेते हैं, ये मूव कर रहा था, ठीक है। ये सेकंड आ गया और ये स्टेशनरी है, और इसने सेकंड बॉल को हिट किया। सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ दिस। तो ये V2 की वैल्यू है और आपने V1 फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे M1U1 वाला। तो बस इसमें क्वांटिटी सही मार्क करनी होती है। और V1 आपने फाइंड आउट करना है। तो M1 की वैल्यू है 0.16, U1 0.5, और M1 की वैल्यू V1 अननोन और V2 0.5। तो बस इन्हें आप कैलकुलेशन में शफल करोगे। 0.16 इंटू 0.5, 0.08। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी इसके साथ वाली, क्योंकि वो तो जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो आपको लिखने की नीड नहीं होगी दोबारा। 0.1 मल्टीप्लाई 0.5, 0.05। ये दूसरी तरफ आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है, इसे वहां पर डिवाइड करवा देंगे। आंसर आएगा 0.187। और इसे आप राउंड ऑफ करोगे तो आंसर B हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी वर्किंग हो जाएगी कंप्लीट, और ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन भी आपने देख ली, आसान है। इसी वर्कशीट में आपको सेम जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उन्हें ट्राई करके देख सकते हो, उनके आंसर्स आप पूछ लेना जो भी आप सॉल्व करो। तो ये मोमेंटम का टॉपिक भी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट।